मैं दिल्ली का लाल किला, गवाह हूं दास्ताने चिंगारी का। बैरकपुर छावनी साक्षी बनी मंगल पांडे की बंदूक से निकली चिंगारी की, जो धीरे धीरे देश में फैल गई। मेरठ में उठी चिंगारी के सूत्र दिल्ली लाल किला पहुंचे। मेरे दिल्ली दरवाजे पर क्रांतिकारियों ने दस्तक दी और ईस्ट इंडिया कंपनी के हुक्मरानों की नींद उड़ गई। झांसी का किला रानी लक्ष्मीबाई का पराक्रम देखकर गदगद हुआ। यहां से क्रांति की पुकार लखनऊ पहुंची। मैं उस वक्त खुशी से झूम उठा जब क्रांतिकारियों ने रेजिडेंसी को घेर लिया। गंगा नदी के तट पर बसा कानपुर शहर क्रांतिकारियों और अंग्रेज सिपाहियों के बीच घमासान का गवाह बना। और बिठूर में नाना साहिब की हवेली तक पहुंची आजादी की चिंगारी ने अंग्रेजों के छक्के छोड़ा दिए थे। अंग्रेजों ने जंगलों को भी नहीं छोड़ा। उन्हें बचाने के लिए बिरसा मुंडा जैसे अनेक क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों के विरुद्ध बिगुल बजाया। अमृतसर के जलियांवाला बाग में जनरल डायर द्वारा निहत्थी भीड़ पर अंधाधुंध फायरिंग की आवाज आज भी सुनाई देती है। सैकड़ों लोग फिर कभी भी अपने घर नहीं लौट पाए। मोतिहारी चंपारण का भाग्यशाली इलाका, जहां से गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह शुरू किया था। साबरमती आश्रम मोहनदास करमचंद गांधी को देखकर बेहद खुश हुआ, क्योंकि यहीं पर गुलामी से मुक्ति दिलाने की रणनीतियां बनी। मुझे आज याद है वो लम्हा जब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने गांधी जी के आह्वान पर सूरत के बारडोली में आंदोलन शुरू किया था। डांडी ने शायद सपने में भी नहीं सोचा था कि उसके समुद्र तट पर महात्मा गांधी अपने हाथ में नमक उठाकर नमक कानून तोड़ेंगे। क्या जज्बा और जुनून था उन लोगों में। काकोरी की घटना ने स्वतंत्रता आंदोलन को एक नई दिशा दी। हिंदुस्तानियों के जज्बातों से परेशान अंग्रेजों ने अंडमान निकोबार में सेल्यूलर जेल का सहारा लिया। सेल्यूलर जेल, जिसे काला पानी कहा जाता था, भारत के स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान और दृढ़ता का एक पवित्र प्रमाण है। मणिपुर में आजाद हिंद फौज ने झंडा फहराया। मणिपुर का आईएनए संग्रहालय इसका गवाह है। इलाहाबाद का एल्फ्रेड पार्क, जहां चंद्रशेखर आजाद शहीद हुए। फिरोजपुर में हुसैनी वाला, जहां भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को अंतिम विदाई दी गई थी। बंबई का वो मैदान जहां से आजादी की लड़ाई का आखिरी बिगुल बजा, आज का वो अगस्त क्रांति मैदान है। मैं दिल्ली का लाल किला उस वक्त खुशी से झूम उठा जब मुझे पता चला कि मुल्क गुलामी की जंजीरों को तोड़कर आजाद होने वाला है। बैरकपुर छावनी से उठी चिंगारी ने अंततः भारत को आजादी की चौखट पर लाकर खड़ा कर दिया। सन 1947 को मेरी इसी प्राचीर पर तिरंगा फहराया गया। लोकतंत्र की जननी भारतवर्ष में
सदियों बाद एक बार फिर से लोकतंत्र की पुनः स्थापना हुई। आज दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का सूर्य प्रकाशमान है। 15 अगस्त एक ऐसी तारीख जब पूरा भारत तिरंगे के रंग में रंग जाता है। हर साल करोड़ों लोगों की निगाहें एक ही जगह टिकी होती हैं, दिल्ली का लाल किला। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हर प्रधानमंत्री स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से ही देश को क्यों संबोधित करते हैं? राष्ट्रपति भवन क्यों नहीं? संसद भवन क्यों नहीं? इंडिया गेट क्यों नहीं? क्या सिर्फ परंपरा है या इसके पीछे छिपा है 300 साल पुराना इतिहास, आजादी का संघर्ष और भारत की अस्मिता का सबसे बड़ा प्रतीक? और क्या आप जानते हैं, देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से लेकर नरेंद्र मोदी तक हर प्रधानमंत्री ने इसी ऐतिहासिक प्राचीर से देश के नाम संदेश दिया है। किसने सबसे ज्यादा बार तिरंगा फहराया? किस प्रधानमंत्री का भाषण सबसे लंबा रहा? और आखिर क्यों आज भी पूरी दुनिया की नजरें 15 अगस्त की सुबह लाल किले पर टिकी रहती है? आज की इस विशेष रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे लाल किले का इतिहास, आजादी से लेकर उसका रिश्ता और वो कहानी जिसने इसे भारत के लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंच बना दिया। नमस्कार, मैं रितिका। 15 अगस्त लाल किले की प्राचीर, तिरंगा और पूरे देश की निगाहें प्रधानमंत्री के संबोधन पर। लेकिन इस बार चर्चा सिर्फ भाषण के मुद्दों की नहीं, बल्कि उसकी अवधि और बने नए रिकॉर्ड की भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले से देश को संबोधित करते हुए कई बार इतिहास रचा है। महिला सुरक्षा, विकसित भारत, आत्मनिर्भरता, युवाओं, किसानों और देश के भविष्य का विजन पेश करने के साथ साथ उनका भाषण अब तक के सबसे लंबे स्वतंत्रता दिवस संबोधनों में दर्ज हो गया। आज की इस विशेष रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे लाल किले से प्रधानमंत्री मोदी के भाषणों का पूरा रिकॉर्ड। किस प्रधानमंत्री ने सबसे ज्यादा बार तिरंगा फहराया? किसका भाषण सबसे लंबा रहा? आखिर इन रिकॉर्ड्स का राजनीतिक और ऐतिहासिक महत्व क्या है? और इसके साथ ही बताएंगे लाल किले का इतिहास। तो चलिए शुरू करते हैं। लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन हर साल देश और दुनिया की नजरों में रहता है। इस बार भी प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में विकसित भारत, महिला सुरक्षा, युवा शक्ति, टेक्नोलॉजी, आत्मनिर्भर भारत और राष्ट्रीय विकास जैसे कई अहम विषयों पर विस्तार से अपनी बात भी रखी। लेकिन इन सब के बीच सबसे ज्यादा चर्चा उनके भाषण की अवधि को लेकर हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये संबोधन उनके अब तक के सबसे लंबे स्वतंत्रता दिवस भाषणों में शामिल हो गया है और उन्होंने अपने ही कई पुराने रिकॉर्ड पीछे छोड़ दिए हैं। सवाल ये है कि आखिर पिछले सालों में प्रधानमंत्री मोदी के भाषण कितने लंबे रहे? आइए एक नजर डालते हैं इस पूरे टाइमलाइन पर। भाषणों की टाइमलाइन। साल 2014 प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार लाल किले से संबोधन भाषण की अवधि रही 65 मिनट। 2015 भाषण बढ़कर पहुंचा 86 मिनट। 2016 रिकॉर्ड बना 94 मिनट। 2017 अब तक का सबसे छोटा भाषण केवल 57 मिनट। 2018 82 मिनट। 2019 92 मिनट। 2020 करीब 86 मिनट। 2021 लगभग 88 मिनट। 2022 83 मिनट। 2023 करीब 90 मिनट। 2024 लगभग 98 मिनट, जो उस समय तक का उनका सबसे लंबा स्वतंत्रता दिवस भाषण माना गया। इसके बाद 2025 में उन्होंने इससे भी लंबा संबोधन देकर नया रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया,
यानी अगर पूरे रिकॉर्ड को देखें तो प्रधानमंत्री मोदी के भाषणों की एक खास बात सामने आती है। समय के साथ उनका संबोधन सिर्फ लंबा ही नहीं हुआ, बल्कि उसमें नीति, योजनाओं और भविष्य के रोड मैप पर भी ज्यादा विस्तार देखने को मिला। बात करें नेहरू का रिकॉर्ड कैसे टूटा। साल 1947 देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने स्वतंत्र भारत के पहले स्वतंत्रता दिवस पर लगभग 72 मिनट का संबोधन दिया था। रिकॉर्ड कई दशकों तक कायम रहा, लेकिन साल 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करीब 86 मिनट का भाषण देकर इस रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया। इसके बाद उन्होंने अपने ही रिकॉर्ड को कई बार बेहतर किया। किसने सबसे ज्यादा बार तिरंगा फहराया? अब बात उस रिकॉर्ड की जो भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में सबसे अहम माना जाता है। सबसे ज्यादा बार लाल किले से तिरंगा फहराने का रिकॉर्ड आज भी पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम है। उन्होंने लगातार 17 बार लाल किले से राष्ट्र ध्वज फहराया। उनके बाद दूसरा स्थान पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का है, जिन्होंने 16 बार तिरंगा फहराया। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार कई सालों तक लाल किले से तिरंगा फहराकर गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्रियों में नया रिकॉर्ड बना चुके हैं और उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के 6 बार झंडा फहराने के रिकॉर्ड को काफी पीछे छोड़ दिया है। लेकिन क्या सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी ने ही लंबे भाषण दिए? आइए जानते हैं दूसरे प्रधानमंत्रियों के रिकॉर्ड भी। दूसरे प्रधानमंत्रियों के रिकॉर्ड की अगर हम बात करें तो आपको बता दें कि पंडित जवाहरलाल नेहरू का सबसे लंबा भाषण 1947 में लगभग 72 मिनट का था। इंद्र कुमार गुजराल ने भी अपने कार्यकाल में लगभग 71 मिनट का संबोधन दिया। इंदिरा गांधी का सबसे लंबा भाषण 54 मिनट का माना जाता है। वहीं अटल बिहारी वाजपेयी और डॉक्टर मनमोहन सिंह के कई संबोधन अपेक्षाकृत छोटे रहे। अगर बात करें मनमोहन सिंह की, तो मनमोहन सिंह के साल 2012 और 2013 के भाषण लगभग 32 और 35 मिनट के थे, जबकि अटल बिहारी वाजपेयी के 2002 और 2003 के भाषण करीब 25 से 30 मिनट के रहे। अब सवाल उठता है कि भाषण की अवधि इतनी चर्चा में क्यों रहती है? दरअसल लाल किले से दिया जाने वाला स्वतंत्रता दिवस संबोधन केवल एक औपचारिक भाषण नहीं होता, बल्कि यही वो मंच है जहां सरकार आने वाले सालों की प्राथमिकताएं, नई योजनाएं, आर्थिक दिशा, सुरक्षा नीति, विदेश नीति और सामाजिक दृष्टिकोण देश के सामने रखती है। इसीलिए भाषण का हर मिनट और हर घोषणा राजनीतिक, प्रशासनिक और ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण मानी जाती है। वहीं विशेषज्ञों का मानना है कि लंबे भाषण का अर्थ केवल समय नहीं, बल्कि सरकार के एजेंडे और विजन का विस्तृत प्रस्तुतिकरण भी होता है। हालांकि विपक्ष अक्सर ऐसे भाषणों में किए गए वादों के क्रियान्वयन पर सवाल उठाता है, जबकि समर्थक इन्हें सरकार के दीर्घकालिक रोड मैप के रूप में देखते हैं। स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से ही क्यों भाषण देते हैं प्रधानमंत्री? आइए जानते हैं इसका इतिहास। सस्य श्यामला मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। शुभ्र ज्योत्स्ना कुसुमित द्रुमदल शोभिनी सुहासिनी सुमधुर भाषिनी सुखदां वरदां मातरं वन्दे कोटि कोटि कंठ कल कल निनाद कराले कोटि
78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 15 अगस्त की सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के लाल किले से तिरंगा फहराया और राष्ट्र को संबोधित किया। जवाहरलाल नेहरू ने सबसे पहले इस परंपरा की शुरुआत 1947 में की थी। हालांकि उनका संबोधन आधिकारिक तौर पर सत्ता सौंपे जाने के एक दिन बाद 16 अगस्त को हुआ था। उन्होंने अपने इस भाषण में खुद को भारत का प्रथम सेवक बताया था। पिछले कुछ सालों में लाल किला भारत के स्वतंत्रता दिवस समारोह का एक अभिन्न अंग बन गया है, जो अक्सर राष्ट्र और सरकार के मूड को दर्शाता है। लेकिन इस समारोह के लिए लाल किला को ही क्यों चुना गया, इसे समझने के लिए सबसे पहले इस इतिहास को संक्षिप्त रूप में समझ लेते हैं कि दिल्ली भारत में सत्ता का केंद्र कैसे बनी। हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली, सल्तनत ने दिल्ली को राजधानी बनाई, जहां से उत्तर भारत के एक बड़े हिस्से पर शासन किया जाता था। 16वीं सदी में मुगल वंश के संस्थापक बाबर ने सबसे पहले दिल्ली को संपूर्ण हिंदुस्तान की राजधानी कहा था। हालांकि अकबर के शासनकाल में मुगलों ने कुछ समय के लिए अपनी राजधानी आगरा स्थानांतरित कर दी थी, फिर भी उन्हें दिल्ली के शासकों के रूप में देखा जाता रहा। शायद इसका सबसे अच्छा उदाहरण 1857 का विद्रोह है। विद्रोह के बाद विद्रोही तुरंत दिल्ली चले गए और वृद्ध मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को अपना राजा घोषित कर दिया। उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए दिल्ली का महत्व बहुत कम था और यहाँ बहुत कम यूरोपीय लोग रहते थे। लेकिन विद्रोहियों के लिए यह अभी भी स्वदेशी सत्ता का सबसे मजबूत प्रतीक था। अंततः दिल्ली के पतन के विद्रोहियों को लंबे समय के लिए खामोश कर दिया। लाल किले पर पड़ी ब्रिटिश शासन की छाप। विद्रोहियों से दिल्ली पर कब्जा करने के बाद अंग्रेजों ने शुरू में पूरे शहर को तहस नहस करने की योजना बनाई। उनका मुख्य उद्देश्य शहर से मुगल साम्राज्य की स्मृति को मिटाना था। उन्होंने दरियागंज के पास अकबराबादी मस्जिद या चांदनी चौक के पास हलचल भरे उर्दू बाजार जैसी खूबसूरत मुगल इमारतों को नष्ट कर दिया। हालांकि उन्होंने लाल किला को पूरी तरह से ध्वस्त नहीं किया, लेकिन इसकी सारी शाही महिमा छीन ली। बहुमूल्य कलाकृतियां और शाही खजाना लूट लिया गया। इसकी कई आंतरिक संरचनाओं को ब्रिटिश संरचनाओं से बदलने के लिए ध्वस्त कर दिया गया। अनुमान के अनुसार लाल किले की मूल आंतरिक संरचनाओं का लगभग 80% हिस्सा नष्ट कर दिया गया था। उनकी जगह ब्रिटिश इमारतों ने अपने सैनिकों को रखने और उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए निर्माण किया था। महल को ब्रिटिश छावनी में और प्रसिद्ध दीवान आम को अस्पताल में बदल दिया गया। आज हम जिस लाल किले को देखते हैं उस पर ब्रिटिश शाही सत्ता की मुहर लगी हुई है। साथ ही वो मुगल साम्राज्य की भव्यता के अवशेष के रूप में भी खड़ा है। अंततः अंग्रेजों ने 1911 में अपनी राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने का निर्णय लिया और एक भव्य नए शहर का निर्माण किया, जिसका काम 1930 में पूरा हुआ। नई दिल्ली में स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर के प्रोफेसर सोरो डी जोर्डर ने अपने लेख नई दिल्ली इंपीरियल कैपिटल टू कैपिटल ऑफ वर्ल्ड्स लॉर्जेस्ट डेमोक्रेसी में बताया कि एक तो दिल्ली देश के केंद्र में है और यहाँ से पूरे भारत में एक कनेक्टिविटी है। इसके अलावा अंग्रेजों के दिमाग में वह प्रतीकात्मक कहावत भी थी कि जो दिल्ली पर राज करेगा वही भारत पर राज करेगा। लाल किले को फिर से पाना भारत को पुनः प्राप्त करना था। सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में उनकी सेना INA बर्मा सीमा से भारत की ओर बढ़ी थी। इस काम में उनका साथ जापानी सेना और नागरिक स्वयंसेवकों ने दिया था। दिसंबर 1943 तक अंडमान के द्वीपों पर INA का कब्जा भी हो गया था। INA और जापानी सेना ने मिलकर अंग्रेजों को भगा दिया था, लेकिन एक विमान दुर्घटना में बोस की मौत के बाद 1945 और 1946 के बीच INA के वरिष्ठ अधिकारियों पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चलाया गया। अंग्रेजों ने जापानियों को खदेड़ दिया और अंडमान पर फिर से ब्रिटिश शासन लागू हो गया। अंग्रेजों ने बोस की सेना पर लाल किला में मुकदमा चलाया। इससे देशवासियों में INA के प्रति सहानुभूति की लहर दौड़ गई। अंग्रेजों की इस कार्यवाही ने लाल किले को भारतीय जनता के मन में शक्ति और प्रतिरोध के प्रतीक के रूप में एक बार फिर से स्थापित कर दिया। शायद इन्हीं वजहों से नेहरू ने 1947 में लाल किले पर झंडा फहराने का फैसला किया। जैसा कि इतिहासकार स्वप्ना लिटिल ने 2021 में लिखा था
स्वतंत्रता के आगमन के साथ यह आवश्यक था कि लाल किले का स्थान, जिस पर ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार ने अपनी शक्ति और ताकत अंकित करने की कोशिश की थी, प्रतीकात्मक रूप से भारतीय लोगों के लिए पुनः प्राप्त किया जाए। अब बात करें प्रधानमंत्री के संबोधन की। सोशल मीडिया पर भी प्रधानमंत्री के संबोधन को लेकर व्यापक चर्चा देखने को मिली। कुछ लोगों ने भाषण में विकसित भारत के विजन और महिला सुरक्षा जैसे मुद्दों की सराहना की। वहीं कई लोगों ने रोजगार, महंगाई और जमीनी स्तर पर योजनाओं के प्रभाव को लेकर अपनी राय भी साझा की। यानी भाषण समाप्त होने के बाद भी इसकी राजनीतिक और सामाजिक चर्चा लगातार जारी है। फिलहाल इतना तय है कि लाल किले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन ने एक बार फिर इतिहास के कई पन्नों को नया संदर्भ दे दिया है। भाषण की अवधि हो, रिकॉर्ड हो या भविष्य का विजन, इस बार का स्वतंत्रता दिवस संबोधन लंबे समय तक चर्चा का विषय रहने वाला है। लेकिन क्या लंबे भाषण से सरकार का विजन ज्यादा स्पष्ट होता है या फिर जनता नतीजों को ज्यादा महत्व देती है?